अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, साइफर के मामले के हवाले से बाकायदा अब केस की समाअत आगे बढ़ना शुरू हो गई है। आज अटक की जेल में इमरान खान साहब को वहां पे अदालत में पेश किया गया और उनका मजीद जुडिशल रिमांड जो है वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद तनकीद कर रही है। वो कह रहे हैं कि जनाब इसको इतना खुफिया क्यों रखा गया है और हमसे छुपा के इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई और ये मामला जो है साफ शफाफ नहीं है। एक ये मामला है, इसके साथ साथ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और एहतजाज, बिजली के बिलों को लोग जला रहे हैं, सख्त गुस्से में हैं। इन तमाम मामला के ऊपर बात करेंगे। आखिर मामला आगे जा किस तरफ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। राना साहब, मैं सबसे पहले ज़रा साइफर के हवाले से बात करना चाहूँगा और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद नाराज़ है, गुस्से में है कि साइफर के मामले में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई और हमें इतला भी नहीं दी गई। जानबूझ के बड़ा खुफिया और पुरस्कार रखा जा रहा है सारे मामले को। देखें, किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तारी जो है वो को पहले से पेशगी इतला करके जो है वो ना की जाती है ना डाली जाती है। इमरान खान साहब ऑलरेडी जो है वो एक और मुकदमे में जेल में थे, तो उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ उनके मुकदमात को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, वो इस जुडिशल रिमांड के दौरान जो है वो लीगली जो है वो गिरफ़्तारी डाल सकती हैं और जेल हुकाम को जो है वो इतला कर सकते हैं। वहाँ पे अंदराज हो जाता है और जब आदमी की एक मुकदमे में ज़मानत होती है तो फिर वो दूसरे मुकदमे में जो है वो उसकी गिरफ़्तारी तसव्वुर होती है और वो रिहा नहीं हो सकता। तो साइफर का जो मुकदमा है ये तो पूरे मुल्क को पता है कब से इसका शोर पड़ रहा है, कब से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरीज़ हो रही हैं, लोगों के बयान हो रहे हैं, लोग पेश हो रहे हैं, लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं। गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसी मुकदमे में गिरफ़्तार थे। असद उमर साहब ने इसी मुकदमे में अपनी ज़मानत करवाई है। तो उस मुकदमे में अगर गिरफ़्तारी इमरान खान साहब की हुई है तो इसमें कोई सच कोई खुफिया वाली बात भी नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि गिरफ़्तारी से पहले जो है वो इतला दी जाए या उसके बारे में कोई एलानिया जारी किया जाए। राना साहब, एक और एतराज़ वो इस बात के ऊपर भी कर रहे हैं कि जनाब ये सारी समाअत जो है वो अटक जेल के अंदर क्यों हो रही है, ओपन कोर्ट के अंदर इस मामले को क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा। और वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का बहाना बना के जो है सारे मामले को खुफिया रखा जा रहा है। देखें, मैं बतौर फार्मर इंटीरियर मिनिस्टर ये बड़े वसूख के साथ और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि देयर इज़ नो सिक्योरिटी थ्रेट रिगार्डिंग इमरान खान साहब, तो ये गलत होगा। उनको सिक्योरिटी थ्रेट है और उसके पेश नज़र अगर ऐसा कोई इंतज़ाम किया गया है तो ये बिल्कुल मुनासिब इंतज़ाम है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि जी ओपन कोर्ट, तो ओपन कोर्ट वहाँ पे हो सकती है। वहाँ पे उन्हें जो है वो वकील करने का, वकील पेश करने का, अपने गवाह पेश करने का, या कोई अपनी मुकदमे की पैरवी के लिए किसी को की मदद चाहते हैं, उसकी उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, उनको इख्तियार होना चाहिए, अदालत को इजाज़त देनी चाहिए। और इसी तरह से अगर उस मुकदमे की रिपोर्टिंग के लिए कोई अगर अखबारी नुमाइंदा या कोई सहाफ़ी वहाँ पे जाना चाहे तो वो भी अदालत को जो है वो अलाउ करना चाहिए। वहाँ पे ओपन कोर्ट जो है हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ओपन कोर्ट नहीं हो सकती। वहाँ पे इन कैमरा समाअत ना हो रही है, ना होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ा मामला है तो मैं समझता हूँ कि इस लेवल के जो भी पॉलिटिशियंस हों, उनको अगर सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र उनकी मूवमेंट को महदूद रखा जाए और उनका ट्रायल अगर वहाँ पे किया जाए तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो फिर राना साहब, इसका मतलब है कि जब आप लोगों की हुकूमत थी और इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे थे और वो बार बार ये कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो वो हक बजानिब थे। वो एक्चुअली अगर पेश नहीं हो रहे थे तो शाखाना केस में हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जमा करवा रहे थे और सिक्योरिटी को वजूहात बना रहे थे, तो ठीक कर रहे थे उस वक्त।
उनकी ये बात उस वक्त भी दुरुस्त थी, लेकिन हमारी बात भी ये दुरुस्त थी कि हमने हर पेशी के ऊपर उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हुए होते थे। लेकिन वो खुद अपने साथ जो है वो जो लोगों का एक यानी जो है वो इज्तिमा लाते थे वो गलत था। उसमें जो है वो फिर ये मालूम नहीं रहता कि अगर आपके इर्द गिर्द जो है वो 500,000 आदमी इकट्ठा है तो सब आदमियों की किस तरह से जो है वो आप रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। तो हमारा उनके मुकाबल मौक़िफ़ यही था कि आप तो ख़ुद अपने लिए जो है वो सिक्योरिटी रिस्क पैदा करते हैं, आप इन लोगों को इकट्ठा ना करें, आप तशरीफ़ लाएं, हम आपको पूरी सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं और उसके मुताबिक आप अदालती कार्रवाई में जो है वो शामिल हों। अब राना साहब, ये इस साइफ़र के असल मामला तो ये है कि साइफ़र गुम गया या गुमा दिया गया या छुपा दिया गया, जो भी मामला है उसके हवाले से ये केस आगे चल रहा है। लेकिन आज इनकी कानूनी टीम अटक जेल के बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने आपके एक माजी के बयान का यहाँ पे जिक्र किया। उन्होंने आपने माजी में साइफ़र के हवाले से एक बयान दिया था, गायब होने के हवाले से। क्या फरमाया था आपने, ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। आपका माजी में ये बयान था। जी, ये बिल्कुल साइफ़र जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना में मौजूद है, क्योंकि साइफ़र की मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, दैट मे बी रॉन्ग, कि साइफ़र की एक कॉपी जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना नहीं, वज़ारत ख़ारजा में जो है वो महफूज होती है, महफूज होनी चाहिए। और उसकी एक कॉपी शायद जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास और एक कॉपी बाज़ सूरतों में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाती है। उसके जाने का तरीक़ाकार ये होता है कि जो एडिशनल सेक्रेटरी है वज़ारत ख़ारजा का, वो कॉपी लेके जाता है सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के पास और वो उसकी कस्टडी जो है वो उसके सुपुर्द करता है और फिर इसी तरह से उसकी सेफ़ कस्टडी जो है वो वापस जो है वो उसके हवाले होती है और वो फिर वज़ारत ख़ारजा में उसको सेव कर लिया जाता है। तो इसलिए एक कॉपी तो यकीनन वज़ारत ख़ारजा में जो है वो मौजूद होगी, अब भी होगी, लेकिन जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी गई, अब उसमें मेरा या आपका बयान क्या मानी रखता है जब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि हाँ, वो मेरी जो कॉपी थी वो मुझे मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मेरे हवाले की, लेकिन वो मुझसे गुम हो गई। वो तो अब ख़ुद इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि गुम हो गई है। तो अब एक क्लासीफाइड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को एक तो अफशा करना, जो कि उन्होंने किया, इसमें कोई ना सबूत की ज़रूरत है ना दलील की ज़रूरत है, और दूसरा एक ऐसे क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट को गुम कर देना या उसको अपने पास छुपा लेना और बहाना करना कि वो गुम हो गया है, ये इंतहाई संगीन जुर्म है। इस बारे में जो है वो जो भी कानून कहता है तो उसके मुताबिक अमल होगा। अच्छा राना साहब, एक और जो इनकी कानूनी टीम ने एक और नुक्ता भी उठाया है, वो ये है कि जनाब जब साइफ़र आया था तो उसके बाद वो डी क्लासीफाई हो गया, डी क्लासीफाई होके उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर वो पेश भी हुआ, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे वहाँ पे डिस्कस भी हुआ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऐसे बाहर निकले जहाँ पे साइफ़र का नंबर भी लिखा हुआ था। तो जब एक चीज़ ऑलरेडी डी क्लासीफाई हो चुकी है तो वो अब सीक्रेट एक्ट के अंदर रहती नहीं है, इस दलील पे आप क्या कहेंगे? मेरी जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये कैबिनेट में पेश हो सकता है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें पेश हो सकता है, लेकिन इवन देन जो है उसकी जो क्लासिफिकेशन है या उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती। कंप्रोमाइज़ से मुराद ये कि वो ओपन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो अगर इन जगहों पे पेश हो तो उसके बाद उसको पब्लिक कर दिया जाए। पब्लिक वो तब भी नहीं होता, ये सिर्फ उस मीटिंग के शुरका की जो है वो कंजम्पशन के लिए होता है कि वो उसको देख लें या उसको पढ़ लें या उसके बारे में जो भी मालूमात है वो हासिल कर लें। ठीक ठीक। और एक और एतराज़ वो भी ये किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनाब एक नया तरीक़ाकार बना लिया गया है लोगों को गिरफ़्तार करने का। एक केस उनके ऊपर बनाया जाता है, वो गिरफ़्तार होते हैं,
जैसे ही अगर वहाँ से बरी हो जाएं तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। शेर आफरीदी का नाम लेते हैं, अली मोहम्मद खान का नाम लेते हैं, परवेज़ इलाही साहब को पता नहीं कितनी दफ़ा गिरफ्तार हुए, कोर्ट से रिहाई हुई, फिर किसी और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बल्कि अमजद परवेज़ साहब तो उनकी जो इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं वो उनकी वकालत भी कर रहे हैं, उन्होंने भी एतराज़ किया कि ये तरीक़ाकार गलत है। तो ये एक नई रवायत नहीं शुरू होगी सर पाकिस्तानी सियासत में कि लोगों को इस तरह बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है? यकीनन ये एक नई बात है और खान साहब आप ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में एक नई रवायत जो है वो कायम की गई। वो रवायत ये थी कि 25 मई से लेके 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से लेके 9 मई तक, क्योंकि मैं वज़ीर दाखिला था, मैं इस बारे में जो है वो ज़्यादा इन टच था। लेकिन अगर आप भी इस बारे में थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आपको इसमें कोई जो है वो गलतफहमी या कोई अपना जो है वो अनअवेयरनेस नहीं रहेगी। 25 मई से 26 नवंबर तक कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन पीटीआई ने वायलेंस नहीं की, जिस दिन पीटीआई ने एहतजाज नहीं किया, जिस दिन इमरान खान ने कुछ ना कुछ, भले बाई एक्शन या बाई वर्ड, उसने कुछ ना कुछ ना किया हो, हर रोज़ 724 ये लोग जो है ये एहतजाज पे रहे हैं और एहतजाज में ये वायलेंस पे रहे हैं। अगर किसी दिन इन्होंने कुछ नहीं किया तो इन्होंने गालियाँ ज़रूर किसी न किसी को दी हैं, किसी जज को दी हैं, किसी जो है वो ऑफिसर को दी हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने ज़रूर किया है। उसके बाद 26 नवंबर से लेके 9 मई तक इन्होंने हर रोज़ इन्होंने जो है वो लॉ को वायलेट किया है। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी सियासी जमात ने इतना लंबा अरसा और इतनी जो है वो तसलसल के साथ वायलेशंस की हैं, प्रोटेस्ट किया है और कानून को जो है वो हर तरह से अपने हाथ में लिया है। वो सोशल मीडिया हो, वो मीडिया हो, वो रैली हो, वो जलसा हो, वो जुलूस हो, कुछ भी हो। तो इसलिए आप मुझे बताएं कि अगर एक दिन मैं एक जुर्म करता हूं और उसके ऊपर मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है, तो दूसरे दिन अगर मैं वही चीज़ करता हूं तो क्या मुकदमा इसलिए नहीं दर्ज होगा क्योंकि कल मेरे ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हो गया है? जो इनके ख़िलाफ़ एफ़.आई.आर्स इस्लामाबाद में दर्ज हुई हैं, उनमें से आप कोई 10 एफ़.आई.आर्स निकाल लें। ये कहते हैं ना जी 100 हो गई, 200 हो गई, आप उनमें से कोई 10 निकाल लें या बल्कि सारी निकाल लें। कोई एक एफ़.आई.आर मुझे दिखा दें कि जी ये काम तो इन्होंने किया ही नहीं है, ये तो इन्होंने रैली नहीं निकाली, ये तो इन्होंने वायलेंस की ही नहीं है, तो ये तो आपने खामखाई इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया। एक ऐसा नहीं होगा। तो जब एक आदमी के ख़िलाफ़ एक से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं तो जब वो एक में बेल आउट होगा तो फिर दूसरे में गिरफ़्तार होगा, दूसरे के बाद तीसरे या चौथे में वो गिरफ़्तार होगा। ठीक ठीक। राना साहब एक और पॉइंट मैं थोड़ा फोकस शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपके जो पुराने इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बड़े सख्त नाराज़ हैं और उसमें कुछ वो नाराज़गी आप लोगों की तरफ भी है और वो ये कहते हैं कि जनाब CCI की जो मीटिंग हुई थी हमें कहा गया था कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो नहीं होंगी, बेशक आप इस मरदमशुमारी को अप्रूव करते हैं, लेकिन उसके बाद अभी हल्का बंदियों का मामला डाल दिया गया, इलेक्शंस आगे ले जाए जा रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शंस करवाने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेम पेज के ऊपर आ गए हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि आपके पुराने इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहे हैं? नहीं, तहरीक इंसाफ की तरफ तो खैर वो नहीं जा रहा है लेकिन ये नाराज़गी जो है ये उनको सूट करती है, इसलिए मैं उनके नाराज़ होने पर कोई बुरा नहीं बनाता, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये उनको सियासी तौर पे सूट करती है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उस मीटिंग में ये कहा गया था कि मरदमशुमारी को या सेंसस को आप अप्रूव कर दें तो उसके बाद जो है वो डिलिमिटेशन नहीं होगी। मेरा ख़्याल है कि ये ऐसी बात ना तो उस मीटिंग में हुई है, ना उस मीटिंग के मिनट्स में रिकॉर्ड हुई है, और वैसे उन्हें ये अच्छी तरह से मालूम था कि अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद जो है डिलिमिटेशन जो है वो मस्ट है, वो हर कीमत पे होनी है, वरना वोटर्स का जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 देता है और आर्टिकल 51 जो कहता है, उसके बाद जो है वो फिर जो है वो
डैमेज होता है या वो उसका जो है वो वायलेंस होती है। तो इसलिए ये डीलिमिटेशन तो होनी थी, इनको भी पता था। बाकी उनको ये कहना जो है वो इस वक्त पॉलिटिकली सूट करता है तो चलो कोई नहीं, कहने दें उनको। नहीं, मैं राना साहब इस पर ज़रा मजीद रोशनी डालिएगा। इसका मैं मतलब नहीं समझा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है या उनकी सियासत को सूट करता है, इससे क्या मुराद आपकी? इससे मुराद ये है कि डीलिमिटेशन जो है, अगर वो उसकी ज़िम्मेदारी खुद लें कि जी ये हमने सेंसस अप्रूव किया है और उसकी वजह से ये डीलिमिटेशन जो है ये हो रही है जी। तो वो समझते हैं, या उनकी ये असेसमेंट है जो कि मेरी असेसमेंट नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझता, तो वो ये समझते हैं कि हमें सियासी तौर पे जो है वो नुकसान हुआ। अच्छा, ठीक ठीक, चलें। मैं मज़ीद कुछ और टॉपिक्स की तरफ भी आना चाहूँगा। सर, ये मैंने आज से चंद दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब, जब आपकी हुकूमत थी तो उससे पहले वो मेरे पास तशरीफ़ लाए थे एक शो में, मैंने उनसे सवाल किया था कि DGISI को एक्सटेंशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही या दे दी गई है। तो उन्होंने कहा था उस वक्त 1-2 दिन के अंदर जो है मोस्ट प्रॉब्ली ये सब कुछ हो जाएगा और कैबिनेट के अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी। तो आप लोगों ने जाते जाते क्या DGISI को एक्सटेंशन दी है या नहीं दी? देखें, DGI जो है, क्योंकि वो सर्विंग जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे फाइज यानी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बारे में मासवाई इसके कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है इस बारे में जो फ़ैसला करें, किसी और को इस बारे में कोई दखल या कोई परेशानी या इसमें कोई सजेशन जो है वो देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो अपनी फ़ोर्स के कमांडर हैं, वो इस बारे में जो मुनासिब समझेंगे गवर्नमेंट को उसके मुताबिक जो है वो उसको अप्रूव करना चाहिए। अगर वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं एक्सटेंशन दे दें, अगर वो नहीं देना चाहते तो वो ना दें। लेकिन इस बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कोई अदरवाइज जो है ये मौजू जो है ये जो है वो सब्जेक्ट बनना चाहिए किसी डिस्कशन का। यानी कम से कम कैबिनेट के हवाले से जो ऑफिशियल एक अप्रूवल होती है वो अभी तक कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुई थी जब तक आप लोग हुकूमत में थे? जी नहीं, मेरे बिल्कुल इल्म में नहीं है और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा सर, ये और कुछ दीगर मामलात के हवाले से भी ये मौजूदा आपने देखा होगा, बल्कि आपको तो फैसलाबाद से भी फीडबैक आता रहा होगा, ये बिजली के बिलों के ऊपर बड़ा शदीद एहतजाज हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और मौजूदा हुकूमत कहती है हमारे हाथ बंधे में, IMF के साथ ज़ाहिरी बात है मुआहिदा किया हुआ है तो हम उसमें से निकल नहीं सकते, क्या करें, लोगों से बिजली के बिल लेने पड़ेंगे। तो ये भी इसका कसूरवार जो है वो PTM की गवर्नमेंट के ऊपर ही आ रहा है कि जनाब इन लोगों ने किया है जो कुछ किया है, इनसे पूछना चाहिए। और मैं देख रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा कल रात को एक प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब का नाम लिया कि जी बुलाए उनको, उनसे सवाल करें कि ये बिजली के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा क्यों आए हैं, वो जिम्मेदार हैं इसके। देखें, बिजली के बिलों पे रिलीफ देने के लिए जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, अगर तो उन्होंने हमें कहा है कि जी देखें आपने ये कर दिया तो उस वजह से ये मुसीबत हमारे गले पड़ गई, लेकिन अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम रिलीफ देना चाहते हैं और हम IMF से जो है वो गुजारिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो हमें इजाज़त दे, तो फिर ये बात बड़ी साफ़ और वाज़ेह है कि ये IMF का जो मुआहदा है उस मुआहदे की वजह से ये रिलीफ नहीं दिया जा रहा, या ये जो मुसीबत लोगों के ऊपर नाज़िल हुई है उसकी वजह IMF का मुआहदा है। अगर IMF का मुआहदा जो है वो PDM की गवर्नमेंट ने किया है तो बिल्कुल हमारे गले में आप जो है वो बिल्कुल ये जो है ना वो आप ये बात डालें कि जी ये आपने किया है, आपका कसूर है। और अगर हमने नहीं किया, जो कि हमने नहीं किया, तो फिर जिन्होंने किया है कम से कम इस बात को ये वाज़े करना चाहिए कि ये IMF का जो मुआहदा है ये PTI की गवर्नमेंट ने और इमरान खान नियाज़ी साहब ने जो है वो देन व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो है वो किया था। मामला ये है कि अब ये तो हो गया, लेकिन लोगों में सकत नहीं है। एक आदमी जिसकी जो इनकम 30-35 हज़ार है वो 15 हज़ार का बिल नहीं दे सकता। जी।
मेरी ये यानी जो है वो इस्तदा भी है, रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, कुछ जिन लोगों से बात हो सकी है, बात की भी है कि इस बिल को भी और अगले महीने के बिल को भी इनको कम से कम 3-3 इनकी जो है एक साथ जो है वो कर दी जाए, ठीक, ताकि जिसका 15,000 बिल है वो 5-5 हज़ार करके इसको 3 महीनों में जो है वो दे दे। इस तरह से तो लोगों का भी जो है वो गुजारा हो जाएगा, गवर्नमेंट को भी उसके पैसे जो है वो चलो 1 महीना नहीं तो 2 महीनों में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है वो शायद IMF तो आपको कोई इजाज़त ना दे, लेकिन लोगों में अब सख्त नहीं है, लोग जो है वो बिल अदा नहीं कर सकते, इसलिए इसमें इंटरम गवर्नमेंट को जो रिलीफ वो दे सकती है, अब किस्तें करने के लिए उसे IMF की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे जो है वो करनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो टैक्सेस हैं, इसमें सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो भी देखें जिस आदमी का बिल जो है वो 10,000 है या 15,000 है, उसके ऊपर तो इनकम टैक्स या सेल टैक्स नहीं लगता, उसको भी माइनस करना चाहिए। राज साहब, लेकिन आप ये अभी थोड़ी देर फरमा रहे थे कि जिन्होंने मुआहदा किया है तो वो तो खान साहब ने किया, लेकिन सर आखिरी ये जो किस्त आई थी, इससे पहले तो इसाक डार साहब और आपकी गवर्नमेंट ने ये मुआहदा किया था, यही शराइत जो है वो आप लोगों ने ही तो मानी थी। नहीं, ये हमने नहीं मानी, ये शराइत तो पहले की थी। अच्छा। हम इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे थे। अच्छा। हम इसके ऊपर इसाक डार साहब का अगर जो दोष है, जो उनका कसूर है, वो यही है कि वो IMF की इन कड़ी शराइत के ऊपर अमल करने में जो है वो हिचकिचा रहे थे। ठीक। और इसके ऊपर बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी बड़ा ज़ोर था कि यार ये ना करें आप, तो लेकिन बहरहाल वो चारा चला नहीं, बड़ी कोशिश की, लेकिन बिल आखिर जो है वो IMF के सामने जो है वो फिर घुटने टेकने ही पड़े। मैं राणा साहब इलेक्शंस के हवाले से भी थोड़ी सी मैं एक और ज़रा बात करना चाहूँगा। आपका बयान भी आया कि बेशक अगर इलेक्शंस जो हैं ज़रूरी नहीं है कि 90 दिन के अंदर हो। एहसन इकबाल साहब ने भी एक बयान दिया कि इलेक्शंस चाहे 90 दिन में हो या 190 दिन में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में मुस्लिम लीग नून एक वाहिद जमात लगती है जिसे इलेक्शंस डिले होने में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी प्रॉब्लम है, दीगर जमात इस्लामी को भी है, PTI को भी है, तमाम दीगर स्टेक होल्डर्स को है, लेकिन मुस्लिम लीग नून बिल्कुल रिलैक्स्ड है इस मामले में। ऐसा क्यों है आखिर? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने हमेशा बतौर जमात भी और उसकी लीडरशिप ने भी हमेशा कौमी मफादात को जो है वो अव्वलीन तरजीह दी है और अपने सियासी और ज़ाती मफादात को उसके पीछे रखा है। ठीक। ये नहीं मैं कहता कि हम अपने सियासी मफादात को जो है वो एक नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसे कौमी मफाद के हमेशा जो है वो पीछे रखते हैं। मामला ये है कि ये जो सेंसस है, ये सेंसस मंसूर अली ख़ान साहब, ये इसका इत्तफ़ाक़ राय से एक्सेप्ट हो जाना ये नेशनल ब्लेसिंग है। अच्छा। ये इस कौम के ऊपर एक एहसान हो गया है कि सेंसस जो है वो मुत्तफ़िका तौर पे इत्तफ़ाक़ राय से अप्रूव हो गया है। ठीक। इसी के ऊपर जो है वो हर चीज़ ने, डेवलपमेंट ने, फंड्स ने, एसेट्स ने, इनकम ने, सब ने जो है वो तकसीम होना है। और मैं ये भी कहता चलूँ कि ये आखिरी सेंसस होगा अच्छा पाकिस्तान की तारीख़ में। इसके बाद सेंसस जो है वो रिवर्स होना चाहिए। अच्छा। अब इसके बाद जो है वो उस सूबे को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ऊपर ज़्यादा काम करे और आबादी को कंट्रोल करे, क्योंकि अगर हम इसी बात पे लगे रहे कि आबादी के हिसाब से हमने सोर्सेज डिवाइड करने हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आगे हम 40 साल में डबल हो रहे हैं, फिर हम जो है वो 25 साल में डबल होना शुरू हो जाएंगे और ये हमारी तरक्की शरक्की है, सारी चीज़ें जो है वो दरी की दरी रह जाएंगी। तो ये जो सेंसस जो है ये अप्रूव हुआ है, ये बड़ी नेशनल ब्लेसिंग है, ये बड़ा जो है ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है, इसको हमें कैप्चर करना चाहिए। और इसकी बुनियाद के ऊपर अगर कोई इलेक्शन जो है वो होने ही है ना, 90 दिन में होंगे तो चलो 150 दिन में हो जाएंगे, वो होने चाहिए और इंशाअल्लाह ताला होंगे और फरवरी में ही होंगे, जो कि एक तयशुदा डेट आती है डिलिमिटेशन के बाद जो 54 डेज़ उसमें ऐड होने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उससे ये आगे नहीं जाएंगे।
राना साहब, मैं बिल्कुल एंड ऑफ द इंटरव्यू मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आपने एक अपने इंटरव्यू में फरमाया कि जी इमरान खान वो मियाँ साहब के हवाले से जो रिस्क वगैरह हैं, गारंटीज़ हैं, वो हो गई हैं, आ गई हैं सारी गारंटीज़, रिस्क जो हैं वो अब क्लियर हो गए हैं, उनकी वापसी का रास्ता क्लियर हो गया है। तो फिर इसके बावजूद अक्टूबर की डेट क्यों आई है? ऐसा क्या क्या वजह है कि पूरा सितंबर का महीना गुजार दिया जाएगा और अक्टूबर के अंदर जो है वो बड़े मियाँ साहब की वापसी होगी? पहले तो ये भी कंफर्म कर दीजिए उस वक्त हो रही है या नहीं हो रही? देखिए जी, एक तो ये है कि पिछले 4 साल में, 3.5 साल में पहली मरतबा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, या पार्टी ने, पार्टी प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में वापस आएंगे। ठीक। इससे पहले मैं कहता रहा हूँ, कोई और कहते रहे हैं, कभी पार्टी प्रेसिडेंट ने या कायदे मोहतरम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं फ़लाँ महीने वापस आ रहा हूँ। ठीक। इसलिए जब अब उन्होंने ख़ुद कहा है तो इंशाअल्लाह ताला वो अक्टूबर में जो है वो वापस आएंगे। बाकी रही बात गारंटीज़ की, तो उसमें एक तो ये है कि केसेस तो वैसे ही बिल्कुल फारिग केसेस हैं, झूठे केसेस हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, जो उनके साथ हमराही मुलज़म थे कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जी, वो फैसले को आप पढ़ लें, उसके बाद आपको बिल्कुल जो है वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कि चानन हो जाता है कि ये केस जो है ना इसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो एक तो ये गारंटी है। दूसरा ये है कि अब साकिब निसार का टोला जो है, वो टोला जो है इस मुल्क की अदलिया के ऊपर मुसल्लत नहीं है। अच्छा। लिहाजा अब हमें उस किस्म के हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा जो साकिब निसार और उसके टोले के अफराद की वजह से जो है वो करना पड़ा था। कोई बाकियात अगर है तो वो भी मेरा ख्याल है अक्टूबर से पहले जो है वो फारग हो जाएंगी। अब तीसरी बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट में जो टोला उस वक्त ये सारा कुछ करने में पेश था, जिसके रूहे रवां जनरल फैज़ हमीद साहब थे और जिसको सरपरस्ती जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब की हासिल थी, वो भी जो है वो अब इस वक्त मौजूद नहीं है। तो फिर इससे ज़्यादा और गारंटी किस बात की चाहिए? ये आपने जो नाम लिए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वैसे ही मैं सवाल कर रहा हूँ कि बार बार चंद लोग कहते हैं कि कोई शायद बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, इस पर ज़रा रोशनी डालेंगे? क्या ये हकीकत है कि कोई बड़ी गिरफ्तारी इन पुराने मोहरों में से भी किसी की हो सकती है जिनका आप नाम ले रहे थे? देखें, हमारा ये मुतालबा तो रहा है और हम समझते हैं कि सिर्फ़ बड़ी गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो सियासतदानों के हवाले से ही नहीं होनी चाहिए। अगर किसी और जगह पे कोई गिरफ़्तारी बनती हो तो वो भी होनी चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन? अच्छा, मैं ये मियाँ साहब की वापसी की तो बात हो रही थी, राना साहब वैसे ही अंदर की खबर ज़रा शेयर कीजिएगा, क्या खान साहब को निकालने के हवाले से, पाकिस्तान से बाहर निकालने के हवाले से कोई बैनुल-अक़वामी प्रेशर्स वगैरह कभी आए हैं या कोई राब्ते हुए हैं? किसी ने कहा है कि जी इनको निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए? नहीं, जब तक मामलात हमारे पास थे या हम कंसर्न थे तो उस वक़्त तक जो है वो इनका जो वाबेला था कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो दाएं बाएं से कुछ लोग कंसर्न शो करते रहते थे या पूछते रहते थे कि जी ये बात हो रही है, ये किस हद तक सही है या ये बात ऐसे है या नहीं है। लेकिन इस बारे में कि उनको यहाँ से एग्ज़िट किया जाए, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। और किसी भी मुल्क ने, मशरिक़ वस्ता का कोई मुल्क हो या मगरबी मुल्क हो, कभी किसी ने इस सिलसिले में कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की कि जी ज़रा जो पंजाबी में जैसे कहते हैं हाथ हौला रखो ज़रा थोड़ा? नहीं, हाथ हौला रखना और चीज़ है, किसी को बाहर लेके जाना और चीज़ है। अच्छा। तो किसी को यानी बाहर ले जाने वाली बात जो है ना, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरफ से भी आई है। हाथ हौला रखने की आई है? हाथ हौला रखने से देखें मुराद ये है कि अब यानी ये जो भी सूरत हाल है इसका मूजब इमरान खान है। इमरान खान ने इस मुल्क की सियासत का बठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का
इस मुल्क में जो यानी सिविलियन बालादस्ती के लिए जदोजहद हुई, जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लोगों ने कोड़े खाए, लोगों ने जेलें काटी, इस बंदे ने आके हर चीज़ का भट्ठा बिठा दिया और एक ऐसी लड़ाई विद इन पॉलिटिशियंस जो है वो इसने शुरू की है कि इसने जो है वो एक ऐसी सूरत हाल को जन्म दे दिया है 9 मई के बाद कि उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो अब ये तो एक ख्वाब बन के रह गई हैं। तो इसलिए जो है ये इस सूरत हाल से खुश तो कोई भी नहीं है। ठीक, लेकिन अब इसमें क्या क्या किया जाए कि एक आदमी उठ खड़ा हुआ और उसने घर में कहा कि जी मैंने घर के बाकी सब अफराद को जो है वो मैंने मार देना, मैंने छोड़ना ही नहीं किसी को। तो फिर घर वालों को जो है वो फिर बाहर से जो है वो फिर थानेदार को तो बुलाना पड़ेगा ना। ठीक ठीक। तो जब कोई आएगा तो फिर वो अपनी शराइत पे ही आएगा। थानेदार वैसे कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे भी आ जाएगा? नहीं, अब मामला ये है कि आप मुझे बताएं कि इस बंदे ने जिस तरह से यानी सियासतदानों के साथ जो हाथ रखा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ 1 पेज पे होने पे कि मुझे अगर इख्तियार हो तो मैं 500 आदमियों को फांसी लगा दूं, फलां मुल्क का कानून बहुत अच्छा है, वहाँ पे एक दम पकड़ के बंदे को फांसी लगा देते हैं, मैंने इन सब को छोड़ना ही नहीं है, मैंने किसी को छोड़ना ही नहीं है, मेरे सियासी मुखालफिन जो है इनके साथ मैं बात करूं, इनकी औकात क्या है, इससे तो पहले मैं मर जाऊं तो बेहतर है। ठीक। यानी जो आदमी सियासत में ये तरीका लेके आएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद फिर यही कुछ होगा ना। ठीक। इसके अलावा तो फिर और जो है वो कोई चीज़ जो है वो बाकी जो है वो नहीं बचती। यानी एक आदमी ये कहे कि मैं नाउज़बिल्ला मैं पैगंबर हूँ और बाकी सारे चोर हैं, सारे डाकू हैं, मैंने इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना किसी को भी, और करूं मैं वही जिसका मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं वो चोरी, वो डकैती, वो हेरा फेरी, वो करप्शन मैं खुद कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे आदमी के मंसूर अली खान साहब किसी घर में, किसी मुआशरे में, किसी मुल्क में सामने आ जाने के बाद जो है फिर यही हालात होने थे। ये फिर हमारा मुकद्दर है और मैं समझता हूँ कि ये सज़ा जो है इस प्रोजेक्ट की शक्ल में जो हमें मिली है, इस प्रोजेक्ट को जो लाने वाले हैं वो मैं समझता हूँ कि इससे भी बड़े मुजरम हैं। ये साकब निसार का टोला, ये इस्टेब्लिशमेंट का वो टोला जो इसको लेके आया, ये सारा भट्टा इस मुल्क का जो इन्होंने बैठाया, वो लोग जो हैं वो इससे भी बड़े मुजरम हैं। राना साहब आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील से आपके साथ गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ इस मामले के ऊपर, मुल्की हालात के ऊपर, सियासत के ऊपर और कानूनी मामला के हवाले से तफसील से बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और वो अपना तबसरा और तज्जिया पेश कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से। साइफर का जो मुकदमा अब चलना शुरू हो चुका है, जिसकी समाअत शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मुकदमे के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, उनसे भी जानेंगे। और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तज्जियाकार मुनीर फारूक साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे। इस मुकदमे के हवाले से उनका ये कहना था कि ये एक रूटीन की बात है और इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और इन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से अगर मुकदमा जो है वो अटक जेल के अंदर ही मुनक्किद किया जा रहा है, तो इसमें किस बात का एतराज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए मंसूर साहब, मेरे ख्याल में यकीनी बात है कि राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट एक सियासी स्टेटमेंट है और इसके अंदर उनका जो बायस है, उसका जो प्रेजुडिस है, उनकी जो बदनीयती है वो यहाँ है। पहली बात तो यह है कि साइफर का केस तो इमरान खान साहब के खिलाफ अगर मेरिट्स पे देखा जाए तो बनता ही नहीं है। साइफर के हवाले से जो इनके इल्जामात हैं उनकी कोई लीगल बेसिस नहीं है, कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है, जो कानून है उसके साथ इसकी कोई कंपेटेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को सजा दी इस्लामाबाद के एक जज ने, एक अदालत ने,
और उसी दिन उनको अटक जेल शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि इस्लामाबाद की जो कोर्ट्स हैं वो अपने कैदियों को या हवालातियों को अडियाला जेल में रखती है, जो कि पिंडी की जेल है, और जिसके लिए बाकायदा पंजाब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि इस्लामाबाद के जो अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड लोग होंगे वो अडियाला जेल में रखे जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब को अटक जेल रखा गया, बुनियादी तौर पर इंतकामी कार्रवाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनका ये ख्याल है, और वैसे अटक जेल मशहूर है जरा, मतलब कि सख्त जेल है, वहां पे तकालीफ ज्यादा होती है, तो खान साहब को वहां रखा जा रहा है। और ये जो कुछ दिन पहले की बात है कि एडिशनल सेशन जज अटक वहां गए, उन्होंने तमाम उन हालात का जायजा लिया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो एक रिकॉर्ड पर आ गई कि वहां पर इमरान खान साहब के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, तो वो जेल मैनुअल की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। जो जेल में आम सजा याफ्ता लोगों के लिए जो सहूलियात हैं, उनके हुकूक हैं, उनको वायलेट किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर तो इंतकामी कार्रवाई है, और इमरान खान के नर्व्स तोड़ने के लिए, उनके एहसाब तोड़ने के लिए ये हरकत की गई है। अदरवाइज इसकी कोई वजह नहीं थी। और जहां तक केस का ताल्लुक है, तो अगर मेरिट पे केस देखा जाए तो उसी तरह हो जाएगा जिस तरह से तोशाखाना केस जो है उसमें सजा सस्पेंड भी हो गई, और इंशाल्लाह जब ट्रायल में आएगा केस, अपील में आएगा, तो आप देख लेंगे वो भी उड़ जाएगा और ये भी उड़ जाएंगे। ये 99 से ज्यादा, बल्कि मेरे ख्याल में अब तो 200 से ज्यादा नंबर हो गया है केसेस के। ये सारे बस सियासी केसेस हैं, इनकी कोई लीगैलिटी या कोई लीगल फाउंडेशन कोई नहीं है। मुनीब साहब, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, मैं केस के मेरिट्स के ऊपर ऑब्वियसली मैं डिबेट नहीं करना चाहता क्योंकि मामला सब्जुडिस है, लेकिन केस जिस तरह चल रहा है, मतलब जिस तरह स्टार्ट हुआ है, जेल के अंदर ही अदालत लगाई जा रही है, एक सीक्रेसी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि जी छुपा के रखा गया इमरान खान साहब की इस गिरफ्तारी को, और आखिरी वक्त में जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आता है तो फौरन बता दिया जाता है, पब्लिक कर दिया जाता है कि जनाब वो तो पहले से गिरफ्तार हैं, ये जा ही नहीं सकते। यू थिंक के दाल में वाकई कुछ काला नजर आ रहा है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कंसर्न्स हैं वो काफी हद तक वैलिड लगते हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, जहां तक फेयरनेस की बात है किसी भी ट्रायल के, वो तो हमारा आइन वारंट करता है, और वो ये कहता है, वो मैंडेट करता है, आर्टिकल 10A 18वीं तरमीम के बाद खास तौर पर शामिल किया गया कि कोई भी शख्स हो उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, और चाहे वो शख्स इमरान खान साहब ही क्यों ना हो, उनको फेयर ट्रायल बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको एक लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और एक अच्छे माहौल में उनका ट्रायल होना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि आपने खुद उसको आपने फरमाया अपने सवाल में कि आप उसके मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करना चाहते, तो हम उसके मेरिट्स पर बात नहीं करते, लेकिन बादियों नजर में जो रिलीफ इमरान खान साहब को तोशाखाना के सजा के अंदर मिला, वो जितने भी हमारे मुल्क में इस वक्त प्रैक्टिशनर्स हैं, हर एक को पता था कि इमरान खान साहब को सजा मिली, वो मैक्सिमम सजा 3 साल थी, और ये सस्पेंड सेंटेंस होना ही था। हाँ, कन्विक्शन अभी तक मौजूद है, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेशन अभी भी स्टैंड करती है, अनलेस कि वो अपील में ओवरटर्न ना हो जाए। जहां तक बात साइफर वाले मामले की है, देखिए, बेशक हम ये कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत उसको जरा स्ट्रेच करके इमरान खान का केस इसके अंदर डालने की कोशिश की गई हो। चले, हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बात अगर तस्लीम भी कर ली जाती है, तो ये बात तो फैक्ट है कि इमरान खान साहब ने, साइफर हकीकत थी, लेकिन उसके ऊपर जो बयानिया बनाया वो एग्जैजरेटेड था, वो उसमें बहुत सी दरोगोई भी थी, झूठ भी था, और उसके अंदर बहुत कुछ फिर शामिल किया गया। अब जाहिर बात है, कोई भी रियासत हो, चाहे वो जितनी कमजोर क्यों ना हो, और उसके अंदर फॉल्ट लाइंस जितने मर्जी हो, वो कुछ चीजों को तो टॉलरेट नहीं करेगी। इसी तरह इमरान खान साहब की इस बात को टॉलरेट नहीं किया गया। जहां तक अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे, मोहम्मद अली साहब कि वो एक इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है, देखिए, हुकूमत तो पीडीएम की तो रही नहीं इस वक्त तक, तो अब तो हुकूमत है निगरान, और जहां तक मुझे याद पड़ता है, अनवारुल हक काकड़ साहब की कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। तो जब मोहम्मद अली साहब फरमा रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है और इमरान खान के नर्व्स तोड़ने की बात की जा रही है, तो अब तो कम से कम मेरे ख्याल में हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों को ये बात खुलकर कहनी चाहिए कि अगर इमरान खान को खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो वो इंतकामी कार्रवाई कौन कर रहा है? वो अनवारुल हक काकड़ या सरफराज बुख्ती साहब तो नहीं कर रहे। बैरिस्टर साहब मेरे ख्याल में बड़ा खुल के इसका जवाब दे सकते हैं। बैरिस्टर साहब नोज ऑल द पावर कॉरिडोर्स ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इस पे। बैरिस्टर साहब कौन कर रहे हैं जी इंतकामी कार्रवाई, कहां से हो रही है? पीडीएम की गवर्नमेंट तो रही नहीं अब।
मंसूर साहब, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मुनीब भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि इंतकामी कार्रवाई कौन कर रहा है, हु इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स, और जिस तरीके से खान साहब को वहां पे रखा गया है, इस ये जो तारे हैं ये कहां से हिलाई जा रही हैं, मेरे ख्याल में आई डोंट हैव टू नेम देम, लेकिन अगर इफ यू इंसिस्ट कि मैं नाम लूं तो मैं एक बहुत ही मुअद्दबाना और क्या कहते हैं वो एक उस अंदाज में नाम लूंगा, और वो है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। बेसिकली काकड़ साहब बेचारे क्या करेंगे और उनकी काबीना की क्या औकात है। बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट है जो इमरान खान के साथ इस वक्त इख्तिलाफ की वजह से और गुस्से की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि जहां तक एक चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूं कि देखें, मैं मेरिट पे बात करना अवॉइड करूंगा क्योंकि नेचुरली सब जुडिस केस है, लेकिन एक चीज मैं जरूर आपके बल्कि मुनीब भी चूंकि लॉयर है, मैं उनके सामने ये रखना चाहता हूं कि देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पहले तो जो लीगल वैलिडिटी है उस पर एक सवालिया निशान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कानून नहीं है, मैं ये कहूंगा उस पर सवालिया निशान है। जब तक वो सवालिया निशान सवाल जो है उसका जवाब कॉम्पिटेंट फोरम से, विच इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां से नहीं आ जाता, तो मेरे ख्याल में इखलाकियात का लीगल मोरालिटी का ताल्लुक वो ये है तकाजा कि इस केस के तहत ट्रायल नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए जब तक ये क्वेश्चन ना क्लियर हो, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपनी ट्वीट में इस पर शकूक और शुबात के इज़हार किया है। दूसरी बात ये है, बैरिस्टर साहब एक सिर्फ सवाल, यही बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, मैं यहीं पे आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो एक्चुअली 1923 के एक्ट की दिफात उसमें लगाई गई है, ये जो रिसेंट जो कानून साजी हुई है ये उसकी दफात शामिल नहीं हुई इसके अंदर। जो केस है, जो उसका सब्सटेंटिव एक्ट है, वो यकीनन जो सेक्शन है वो यकीनन वो है, लेकिन ये जो ट्रायल किया जा रहा है, जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, ये तो नए कानून के तहत है, पुराने कानून के तहत तो ये सिचुएशन नहीं थी। दूसरी चीज मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं कि अगर ये डॉक्यूमेंट साइफर जिसको हम कह रहे हैं, अगर ये वाकई सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता तो फिर इसका डिस्क्लोजर किसी जलसे में या किसी पब्लिक फोरम पर या मीडिया में करना यकीनन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो पुराने वाले की मैं बात कर रहा हूं, उसके जुमरे में आता। लेकिन मंसूर साहब, ये तो ऑफिशियल, ये तो डॉक्यूमेंट सीक्रेट था ही नहीं। इसकी सीक्रेसी को तो वजारत खारजा ने खुद ही खत्म करके इसको जब कैबिनेट के सामने पेश किया तो इसको उन्होंने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट कर दिया था, और ये बात खुद वजारत खारजा ने मानी है, तस्लीम की है। उनका बयान है कि हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने बार बार कहा है कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, जो काबीना को पेश किया गया और जो बाद में खान साहब ने भी लहराया, दैट वाज द अनक्लासिफाइड वर्जन, यानी डिक्लासिफाइड वर्जन था उसका, सॉरी डिक्लासिफाइड। तो इसलिए इस पर तो केस ही नहीं बनता। लेकिन चले, ये बात तो अदालत करेगी, जब वक्त आएगा अदालत की तरफ से ये बात आएगी। हमने इस इशू पे चैलेंज भी किया है, और मैं ये समझता हूं कि अपील्स में और जो हमने चैलेंज किया है सारी प्रोसीडिंग को जो आज हुई है, क्योंकि ये गैर कानूनी है, रिमांड कर लेने का तरीका, फिर उनको जो है वहां पर चार्ज करना, 15 तारीख को उनके खिलाफ जो है ये रिमांड का ऑर्डर दिया गया है, जबकि उनको पता ही नहीं था। तो रिमांड का ऑर्डर बजाते खुद वो इलीगैलिटी है जिस तरीके से दिया गया है कि इस पे ये सारी प्रोसीडिंग जो है ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है। ठीक है, मुनीब फारूक साहब आप बताइएगा, ये जो कहा जा रहा है कि जी कैबिनेट के सामने पेश कर दिया और वो ऑलरेडी डिक्लासिफाई हो चुका हुआ था, तो इसके ऊपर वो शर्त व शराइत नहीं लगती या ये मुकदमा नहीं बनता, इस बुनियाद के ऊपर ये राना सनाउल्लाह साहब वैसे इस बारे में कह रहे थे कि जी कैबिनेट की हद तक ये अलाउड होता है कि वो कोई भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है वहां पे पेश किया जा सकता है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक बात है, अगर आप उस एफआईआर का मतन देखिए जो कि यकीनी तौर पर मोहम्मद अली सैफ साहब के सामने भी आया होगा और आपने भी उसको गौर पढ़ा होगा, इशू ये, मैं हर एक हम कंफ्यूजन में मुब्तला हो जाते हैं, या बहुत से लोग जो आपको भी मुझे सबको हमें सुनते हैं। इशू सिर्फ ये है कि देखिए, साइफर को का आना जाहिर बात है, ये एक फैक्ट है कि वो आया, इसी वजह से डिमार्च करने का कहा गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स के अंदर उसको रखा गया। कैबिनेट की हद तक या ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट आता है, कैबिनेट के सामने आता है फॉर द आइज ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स और फॉर द आइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वहां तक तो मामला ठीक है। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कैबिनेट ने या किसी के सामने अगर कोई चीज आ जाती है, डज दैट गिव प्राइम मिनिस्टर अ लाइसेंस कि वो उसके ऊपर एक पूरा बयानिया गढ़ दे? और इमरान खान साहब ने पहले मुर्द इल्जाम ठहराया अमेरिका को
फिर आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस चीज के ऊपर अपना मौकफ कितनी तेजी से तब्दील किया है। चले मैं वो तो खैर इस केस के जुमरे में नहीं आता, बट एक बात तो फैक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर को जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कोई चीज देते हैं या उनसे शेयर करते हैं जी कि ये एक चीज हमारे सामने आई है, हमारी एम्बेसी ने हमें ये भेजी है और ये लैंग्वेज ऐसी है और उसके ऊपर हमें डिमार्च करना चाहिए, फेयर इनफ। लेकिन यहाँ पर तो एडमिसिबिलिटी के हवाले से वो एविडेंस एडमिट हो, एडमिसिबल हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर तो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर जिसको वो ये नहीं कहते कि ये मेरी आवाज नहीं है, ना शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं ये मेरी आवाज नहीं है, ना आजम खान कहते हैं ये मेरी आवाज नहीं है, ना असद उमर साहब ने कहा कि ये मेरी आवाज नहीं है। जब उन्होंने ये कहा कि लेट्स प्ले विद इट एंड दे आर ओनिंग अप टू द फैक्ट कि ये आवाज जाली नहीं है, उन्होंने कहा ये रिकॉर्डिंग गलत है। मैं भी कहता हूँ रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए वज़ीर आज़म की, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं लेट्स प्ले विद इट, तो आप कोई दुनिया का कोई नेक काम तो कर नहीं रहे ना। आप तो एक वो काम जो कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए है ही नहीं, आप उसको पब्लिक कंजम्पशन के अंदर लेकर जा रहे हैं, उसके ऊपर पूरा बयानिया बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से मैं दोबारा कहूंगा कि बेशक आप समझते हैं और आपका नुक्ता चले एक सेकंड मान भी लिया जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता ही नहीं है, ठीक है, बट चले एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कोई काम तो आपके करने वाला नहीं था ना जो आप कर गुजरे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब आपका, बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।